हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हमने पिछली वीडियो में गुप्त काल के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम लोग गुप्तोत्तर काल के वन लाइनर क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल की बुक से लिए हुए हैं हमने, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगी और आंसर को भी रिपीट करूंगी। तो उससे क्या है, आप सबको याद करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। जितना पढ़ने से याद नहीं होता उतना सुनने से याद होता है। इस वजह से मैं एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिपीट करूंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट प्रथम ने की थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दंती दुर्ग ने। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्यतः किसका आयात किया जाता था? तो गुप्तोत्तर काल में भारत में मुख्य रूप से किसका आयात किया जाता था? घोड़ों का। घोड़ों को बाहर से मंगाया जाता था। किसका आयात किया जाता था? गुप्तोत्तर काल में घोड़ों का। घोड़ों का आयात किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? कन्नौज। मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौखरी शासकों की राजधानी कन्नौज में स्थित थी। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। किसने किया था? सम्राट हर्षवर्धन ने किया था। कहाँ किया था? तो कन्नौज और प्रयाग में 2 बौद्ध महासम्मेलनों का आयोजन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई? बाल विवाह की प्रथा किसके शासनकाल में आरंभ हुई थी? तो बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई थी। बाल विवाह की प्रथा कुषाण काल में प्रारंभ हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन भारत में सिंचाई कर को बिदक भागम कहा जाता था। हर्ष के प्रशासन में अवंती युद्ध और शांति का अधिकारी था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य अधिकारी निम्नवत थे। हर्ष के प्रशासन में अवंती कौन था? युद्ध और शांति का अधिकारी था। अवंती कौन था? युद्ध और शांति का अधिकारी था। उसके अलावा भी कुछ अन्य अधिकारी थे जो नीचे दिए हुए हैं, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। सिंहनाद किन्हें कहा जाता था? सिंहनाद सेनापति को कहा जाता था। सिंहनाद किसे कहा जाता था? सेनापति को सिंहनाद कहा जाता था। अगला है कुंतल। कुंतल किसे कहा जाता था? तो अश्व सेना का जो प्रधान होता था, अश्व सेना का प्रधान कुंतल कहलाता था। और सेनापति को क्या कहा जाता था? सिंहनाद कहा जाता था। किसके शासनकाल में? तो हर्ष के शासनकाल में सिंहनाद सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान। और स्कंदगुप्त किसे कहा जाता था? तो हस्त सेना का प्रधान स्कंदगुप्त कहलाता था। सामंत या महाराज किसे कहा जाता था? तो नागरिक प्रशासन का प्रमुख सामंत या महाराज कहलाता था। अगला है, तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तीसरी शताब्दी में वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए वारंगल प्रसिद्ध था। कब? तो तीसरी शताब्दी में। क्या प्रसिद्ध था? तो वारंगल किसके लिए प्रसिद्ध था? लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान किसे माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार जो चंद्रवंशी शासक थे उनका मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को मानते हैं। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान प्रतिष्ठानपुर को माना जाता है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? हर्षचरित नामक जो पुस्तक है वो बाणभट्ट का लिखा हुआ पुस्तक है। हर्षचरित नामक पुस्तक के रचयिता बाणभट्ट थे। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो हर्ष का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। हर्ष का शासनकाल कब से कब तक था? तो 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक हर्ष का शासनकाल था। अगला क्वेश्चन,
सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज। सम्राट हर्ष की पहली राजधानी कौन थी? तो क्या थी? थानेश्वर थी। पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर थी, और थानेश्वर से स्थानांतरित किया था कन्नौज में। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? कन्नौज स्थानांतरित की थी। कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? कवि बाण भट्ट कहाँ के निवासी थे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र के निवासी थे। कवि बाण भट्ट औरंगाबाद, महाराष्ट्र के निवासी थे। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अभियान को पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। जब सम्राट हर्ष दक्षिणवर्ती अभियान के लिए निकला था तो नर्मदा नदी के पास पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोका था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के काल में ह्वेनसांग जो चीनी यात्री था वो भारत आया था। ह्वेनसांग किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्षवर्धन के। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन काल से प्रारंभ हुई। भारत में नारियल की खेती सातवाहन वंश से प्रारंभ हुई थी। कौशेय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कौशेय शब्द का प्रयोग रेशम के लिए किया गया है। रेशम का अन्य नाम क्या है? तो रेशम का अन्य नाम है कौशेय। रेशम का अन्य नाम क्या है? रेशम का अन्य नाम है कौशेय। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कन्नौज था। गुप्तोत्तर काल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र कहाँ था? कन्नौज था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर मथुरा था। अगला क्वेश्चन है, गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व किसके हाथ में था? तो गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था। गुप्तोत्तर काल में भूमि का स्वामित्व ग्राम सभा के हाथ में था। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। भीनमाल की यात्रा किस चीनी यात्री ने की थी? ह्वेनसांग ने की थी। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किस समय किया था? चीनी यात्री जो इत्सिंग था वो बिहार कब आया था? 675 ईस्वी में चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था। नेक्स्ट, हर्ष को 3 नाटकों प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के रचयिता के रूप में जाना जाता है। हर्ष ने किन 3 नाटकों की रचना की थी? पहला है प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली, तीसरा है नागानंद। इन तीनों नाटकों की रचना हर्ष ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? उत्तर गुप्त काल में। किस काल में? उत्तर गुप्त काल में। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो जब गुप्त वंश का पतन हुआ उसके पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन हर्षवर्धन ने किया था। किसने किया था? हर्षवर्धन ने किया था। चीन में दूध भेजने वाले कुछ शासकों के नाम दिए हुए हैं और उनके वंश के बारे में दिया हुआ है। आइए इन्हें भी देख लेते हैं। चीन में दूध भेजने वाले शासक हर्षवर्धन थे, पहले शासक जिन्होंने चीन में दूध भेजे थे, और वंश था उनका पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश था? पुष्यभूति वंश। नरसिंह द्वितीय पल्लव वंश के थे।
यशोवर्मन कन्नौज नरेश थे और कुलोत्तुंग प्रथम चोल वंश के शासक थे। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील जो काठियावाड़ में है का जीर्णोद्धार शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। मौर्यों द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने किया था? तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। यहाँ पर जो गुप्तोत्तर काल के वन लाइनर क्वेश्चन थे वो खत्म होते हैं। आगे हम लोग प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? खजुराहो में स्थित जो मातंगेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित हैं? 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। फिर से एक बार पढ़ते हैं। 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है पालीताड़ा मंदिर किस नगर में अवस्थित है? पालीताड़ा का जो मंदिर है वो कहाँ स्थित है? वो भावनगर गुजरात में स्थित है। पालीताड़ा मंदिर किस नगर में है? तो भावनगर में स्थित है। त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? त्रिमूर्ति के नाम से कौन सी गुफा विख्यात है? त्रिमूर्ति के नाम से एलिफेंटा की गुफा विख्यात है। खजुराहो के मंदिर हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो का जो मंदिर है वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, दोनों धर्मों से संबंधित है। इनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। और कब करवाया था? तो 950 से 1050 ईस्वी के मध्य खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया गया था चंदेल शासकों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो एलोरा की जो प्रसिद्ध शैलकृत मंदिर व गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से। कौन कौन से धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित मंदिर हैं। पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर किस देश में स्थित है? नेपाल, काठमांडू में है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेपाल, काठमांडू में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध गुफा मंदिरों में कौन सबसे प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा का जो मंदिर है उसमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? अजंता जो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता का मंदिर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। बौद्ध गुफा मंदिरों में सबसे प्रसिद्ध मंदिर है अजंता का मंदिर जो महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफाओं जो महाराष्ट्र में है का निर्माण किन शासकों ने करवाया था? तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। बढ़ते हैं आगे। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? सीतापुर, उत्तर प्रदेश में। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य किसे माना जाता है? शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा में है, इसे माना जाता है। शैलकृत मंदिर स्थापत्य का आश्चर्य कैलाश मंदिर एलोरा को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है एलिफेंटा के शैलकृत मंदिरों को स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूटों को दिया जाता है। यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा का जो शैलकृत मंदिर है उसको स्थापित करने का श्रेय राष्ट्रकूट शासकों को दिया जाता है। और जो एलिफेंटा के शैलकृत मंदिर है यहाँ की गुफाएं शैव धर्म से संबंधित है। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? जैन धर्म को। जैन धर्म ऐसा धर्म है जिन्हें राष्ट्रकूट शासकों का संरक्षण प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। कोणार्क के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह देव वर्मन ने करवाया था। काला पैगोडा या ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन सा मंदिर जाना जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर जो ओडिशा में स्थित है उसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। अगला है
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो गुजरात में स्थित है। भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? भुवनेश्वर तथा पुरी मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ओडिशा में, पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर स्थित है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य क्या है? तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन से है। द्रविड़ शैली में मंदिरों में गोपुरम किसे कहा जाता है? तो तोरण के ऊपर जो बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन होते हैं उन्हें गोपुरम के नाम से जाना जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। जो ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित लिंगराज मंदिर है वहां के नष्ट हुए मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था? चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर पल्लव वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। प्राचीन नगर तक्षशिला किन दो नदियों के मध्य स्थित था? प्राचीन नगर जो तक्षशिला था वो सिंधु और झेलम के मध्य स्थित था। प्राचीन नगर तक्षशिला सिंधु और झेलम इन दो नदियों के मध्य स्थित था। ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थली सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थली सोनगिरी कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष का मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी कर्नाटक में स्थित है। आदि शंकराचार्य ने ज्योतिर्मठ उत्तराखंड, शारदा मठ द्वारिका, गोवर्धन मठ पुरी एवं वेदांत मठ श्रृंगेरी की स्थापना की थी। तो आदि शंकराचार्य ने किस किस मठों की स्थापना की थी? तो पहला ज्योतिर्मठ जो उत्तराखंड में स्थित है, शारदा मठ जो द्वारिका में है, गोवर्धन मठ जो पुरी में स्थित है, वेदांत मठ जो श्रृंगेरी में स्थित है। इसकी स्थापना आदि शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? तो भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को दर्शाता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द जो है वो मंदिर रचना शैली को दर्शाता है। गंगे कोड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण राजेंद्र चोल ने करवाया था। राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उदाहरण है? राजराज चोल द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का उदाहरण है। किस शैली का उदाहरण है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। अगला है, बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप कहाँ पर स्थित है? बोरोबुदुर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? अधिकांश चोलकालीन मंदिर जो हैं, चोलकाल के जो मंदिर हैं वो भगवान शिव को समर्पित है। जो ज्यादातर चोलकाल के मंदिर हैं वो भगवान शिव को ही समर्पित हैं। अगला है, मंदिर स्थापत्य कला। मंदिर है और उनकी स्थिति मतलब वो कहाँ स्थित है वो दिया हुआ है, तो आइए देख लेते हैं। पहला है एरण का विष्णु मंदिर कहाँ पर स्थित है? एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। एरण का विष्णु मंदिर कहाँ है? एरण सागर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो भूमरा का शिव मंदिर भूमरा में सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो सिरपुर में स्थित है, रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर सिरपुर रायपुर जिला छत्तीसगढ़ में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है? तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तिगवा का विष्णु मंदिर तिगवा नामक स्थान में जबलपुर में मध्य प्रदेश में स्थित है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना मध्य प्रदेश में स्थित है। भीतरगांव का कृष्ण मंदिर भीतरगांव कानपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। पिपरिया का विष्णु मंदिर पिपरिया सतना जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो देवगढ़ में ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? देवगढ़ ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में स्थित है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है।
माउंट आबू पर स्थित जो जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। किस धर्म को दर्शाता है? जैन धर्म को दर्शाता है। माउंट आबू पर स्थित जैन धर्म का प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और अगर आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है तो आपको ये वन लाइनर क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी और वन लाइनर क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। तो पहले थ्योरी पढ़िए, फिर हमारे वीडियो में वन लाइनर क्वेश्चन देखिए, फिर MCQ लगाइए, आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।